देखिए स्थायी पौने या प्रचलित पौने किसे कहते हैं, है ना। अब देखिए वायु हमेशा उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की हो जाती है। ठंडियों में उच्च वायु दाब होता है, गर्मियों में निम्न वायु दाब होता है। और वायु दाब और तापमान एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होते हैं, ये आपको बात ध्यान रखना है। देखिए स्थायी पौने या प्रचलित पौने ये हमेशा लगातार चलती रहती हैं। ये हमेशा स्थायी पौनों के प्रकार देखिए व्यापारिक पौन होते हैं। ट्रेड शब्द जर्मन भाषा के शब्द है, ट्रेक से निर्मित है, जिसका अर्थ है निर्दिष्ट पथ। एक निश्चित दिशा में चलने वाले पौनों को निर्दिष्ट पथ कहते हैं, जिसे व्यापारिक पौन कहते हैं। ये स्थायी पौनों के अंतर्गत आती है। चाहे आप भूमध्य रेखा की या विषुवत रेखा की, या भूमध्य रेखा पर क्या होता है, तापमान अधिक हो तो भूमध्य रेखा के पास तापमान सर्वाधिक होता है, तथा भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर उत्तरी गोलार्ध या दक्षिणी गोलार्ध में जाएंगे तो तापमान में कमी आएगी। और जब तापमान में कमी आएगी तो क्या होगा, ठंडी में ज़्यादा होगी, तो ध्रुवों पर ठंडक इसीलिए सबसे ज़्यादा होती है। देखिए स्थायी पवनों के अंतर्गत क्या होता है कि स्थायी पवनों स्थायी पवनें उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी पूर्व एवं दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्व दिशा में चलती हैं। भूमध्य रेखा के निकट ये पवनें मानसूनी पवनों में परिवर्तित हो जाती हैं। स्थायी पवनों के अंतर्गत आती है पश्चिमी पवनें। उत्तरी गोलार्ध में स्थल की अधिकता के कारण अधिक जटिल हो जाती हैं, गर्मियों में कम सक्रिय और सर्दियों में अधिक सक्रिय होती हैं। दक्षिणी गोलार्ध में देखिए उत्तरी गोलार्ध में स्थल की अधिकता के कारण अधिक से सक्रिय उत्तरी गोलार्ध में स्थल की अधिकता के कारण जो पछुआ पवनें होती हैं अधिक जटिल हो जाती हैं और गर्मियों में कम सक्रिय और सर्दियों में अधिक सक्रिय रहती हैं पछुआ पवनें। दक्षिणी गोलार्ध में जल की अधिकता के कारण दक्षिणी गोलार्ध में जल की अधिकता के कारण तीव्र गति से तूफानी स्वभाव की तरह रहती हैं। इनकी तीव्र गति के कारण ही इन्हें 40 डिग्री अक्षांशों पर गरजता चालिसा कहा जाता है एवं 50 डिग्री अक्षांशों के मध्य इसे भयंकर बतासा कहते हैं और 60 डिग्री अक्षांशों के निकट से चीखता हुआ साठा भी कहा जाता है ध्रुवीय पवने। और ध्रुवीय पवने ये भी स्थायी पवने के अंतर्गत आती हैं। उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर आती हैं। तापमान कम होने के कारण इनमें जलवाष्प की क्षमता कम होती है। ध्रुवीय पवनी अत्यधिक ठंडी एवं बर्फीली होती हैं। देखिए चलते हैं अस्थायी पवने। अस्थायी पवने क्या होती है, ये मतलब समय समय पर चलती हैं। जैसे मानसूनी पवने, ये पवने मौसम या मानसून के समय चलती हैं। ग्रीष्म ऋतु में ये पवने समुद्र से स्थल की ओर चलती हैं। मैंने बताया आपको उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर जाती हैं। अब देखिए समुद्र और स्थल की बात कर लें तो देखिए जहाँ पे समुद्र होगा वहाँ पे ठंडा होगा, वहाँ पे ठंडा होगा तो उच्च वायु दाब क्षेत्र होगा। तो ठीक है, तो बात आ गई उच्च वायु दाब क्षेत्र। अब हमको निम्न वायु दाब क्षेत्र जाना है, तो अब निम्न वायु दाब क्षेत्र बोले तो स्थल बोले तो निम्न वायु दाब क्षेत्र, है ना। तो जो मौसमी पवनी होती है मानसूनी पवनी, ये समुद्र से स्थल की ओर चलती हैं, जिन्हें ग्रीष्मकालीन मानसून तथा शीत ऋतु में ये पवने स्थल से समुद्र की ओर जाती हैं। जो ठंडियों में शीत ऋतु में पवने स्थल से समुद्र की ओर चलती हैं, जिसे शीतकालीन मानसून भी कहते हैं। विषुवत रेखा से ध्रुव को जाने पर तापमान में कमी आती है। ध्रुव पर उच्च वायु दाब तो निम्न तापमान होता है अर्थात ठंडा होता है। विषुवत रेखा के पास तापमान अधिक होता है तो वायु दाब कम होता है। देखिए कार्बन क्रेडिट का मतलब है जो जितना यूज करते हैं, जितना बच जाता है हम किसी दूसरे देश को दे देते हैं, ये हमारा कार्बन क्रेडिट कार्ड कहलाता है। स्थलीय हवा रात्रि के समय में स्थल भाग शीघ्र ठंडा होता है, जिससे रात के स्थलीय भाग के वायु दाब अधिक हो जाता है तथा जलीय भागों में वायु दाब कम रहता है। इसलिए रात्रियों में हवाएं स्थल से जल की ओर चलती हैं, इन्हें स्थलीय समीर कहते हैं। देखिए अगर कोई भी अंक रिपीट होता है, जैसे अगर बात कर ले हम, जैसे लिखा है कि कोई भी अंक देखिए 3 बार लिखा है यहाँ पे कि 37, किसी अंक की पुनरावृत्ति 3 बार मिनिमम जो है कम से कम 3 बार हो और अधिक से कोई बात नहीं, अधिक से अधिक कितना भी हो सकता है। तो कोई भी अंक जैसे 2 2 2 3 3 3 लिखा है, 9 9 9 लिखा है, अगर इसको हम 37 से भाग करेंगे, 37 से अगर हम डिवाइड करेंगे, ये देखिए यहाँ पे लिखा हम 37 से भाग करेंगे तो जो ऊपर जितनी बार रिपीट हुआ है उनका योग जो है योगफल आएगा। और अगर जैसे हमने भाग कर दिया कि 5 को हमने कितने बार 6 बार लिख दिया, तो इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। तो हमको पता है कि 5 5 5 15 हो जाएगा, यहाँ पे 5 3 15 हो जाएगा, बीच में क्या लिख देंगे, 0 का निशान
लगा देते हैं। अगर जैसे a प्लस बी प्लस सी का होल उसका बराबर दिया है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, तो हम a b c की वैल्यू क्या पुट करेंगे 1 2 3, हमारा यही होगा आंसर। और जैसे अगर लिखा है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर डी क्यूब, तो 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब बराबर 6 का क्यूब होगा। अगर देखिए लिखा है कि एक व्यक्ति 25 वस्तुएं खरीदता है, उनमें से 10 वस्तुओं को 20% छूट पर तथा अगली 10 वस्तुओं को 15% लाभ पर तथा शेष वस्तु को 8% लाभ देते, तो बताओ कुल सौदे में उसे कितने % लाभ या हानि हुई। देखिए छूट बोले तो हानि हुई। मिश्रण में प्रतिशत की वैल्यू जैसे होती है, मिश्रण में जो परसेंटेज वैल्यू होती है उसको हम ऐसे लिख लेते हैं, उसको हम कन्वर्ट करके नहीं लिखते हैं कि जिसे 20% का लाभ हो तो हम 120 नहीं लिखेंगे, जो जैसे लिखा है वैसे ही लिख देंगे हम मिश्रण में। जैसे लिखा है एक व्यक्ति के पास 50 लीटर दूध, उसमें से 10 लीटर दूध निकाल कर 10 लीटर पानी मिलाया जाता है। यह प्रक्रिया कुल 3 बार अपनाई जाती है, तो बताओ अंत में कितनी प्रतिशत मात्रा बची। तो हम देखिए लिखेंगे टोटल और क्या लिखेंगे दूध की बची हुई मात्रा। उसके बाद ऐसे निकाल लेते हैं कि कितना निकालेंगे। देखिए बात करें समूहवाचक संज्ञा, तो वो शब्द जैसे सभा, दल, गिरोह, सेना, परिवार, दरबार, टीम, गुच्छा, मंडल, ये सब हमारे समूहवाचक संज्ञा के एग्जाम्पल हैं। चलते हैं द्रव्यवाचक, जैसे नाप तोल, जैसे जो किसी को हम तौलते हैं, जैसे सोना, चांदी, स्टील, लकड़ी, पानी, चावल, घी, कोल्ड ड्रिंक, दाल, चावल आदि, ये सब हमारे द्रव्यवाचक में आते हैं। चलते हैं जैसे अब व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक शब्द देखिए रूपांतर कैसे होता है। जैसे आपको पता है कि समुद्रगुप्त को नेपोलियन बोनापार्ट कहते हैं। जैसे अब लिखा है कि भीष्म पितामह दृढ़ संकल्प के लिए जाने जाते हैं, तो ये क्या है, भीष्म पिता एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लेकिन अगर हम कहें कि मदन या समुद्रगुप्त को नेपोलियन का बोनापार्ट कहता है, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन का बोनापार्ट कहते हैं, तो किसी से कंपेयर करेंगे, जैसे कि समुद्रगुप्त को, मतलब समुद्रगुप्त ये हमारे अन्ना हजारे हैं जैसे हैं, ये हमारे गांधी युग के हैं, तो ये देखो उनसे कंपेयर कर रहे हैं, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा जो है जातिवाचक संज्ञा में चेंज हो जाता है। जैसे अब कुछ जातिवाचक शब्दों के अर्थ जो है इनको हम व्यक्तिवाचक संज्ञा की तरह प्रयोग करते हैं। जैसे अब पुरी मैंने बताया, तो आपको तुरंत ध्यान गया जगन्नाथपुरी, है ना, तो ये पुरी देखिए जातिवाचक, लेकिन जब प्रयोग पूरा नाम तो होगा तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। जगन्नाथपुरी भाववाचक संज्ञा का जातिवाचक शब्दों के रूप में कभी भी प्रयोग होता है। ये कैसे अच्छे पहनावे हैं, तो ये क्या है, ये भाववाचक संज्ञा का भाववाचक शब्दों का जातिवाचक शब्दों के रूप में प्रयोग है। ऊंचाइयाँ मापनी है तो पर्वतों की सैर करो। अब जैसे ऊंचाइयाँ, तो ये क्या है, ये भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा में फीलिंग है ना, जैसे गुस्सा होना, घबराना, ये हमारी सब फीलिंग, ये भाववाचक संज्ञा है। ऊंचाइयों की मापनी है तो पर्वतों की सैर करो। अब पर्वत देखिए बहुत सारे हो तो जाति हो गया, तो मीन्स भाववाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा में हम प्रयोग कर रहे हैं। ये सब विद्या, तो विद्या में या देखिए अगर सर्वनाम, तो आप जानते हैं कि राम दिल्ली जा रहा है, तो वह दिल्ली जा रहा है। सर्वनाम को 6 भेद होते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चय, अनिश्चय, संबद्ध, प्रश्न। अब देखिए बात करें कि पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है। जिन सर्वनामों का प्रयोग वक्ता या लेखक द्वारा स्वयं अथवा दूसरों के लिए किया जाता है। जिन सर्वनामों का प्रयोग वक्ता, लेखक स्वयं अथवा दूसरों के लिए किया जाता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा के स्थान को जिन व्यक्तिवाचक संज्ञा के स्थान पर जिन सर्वनामों का प्रयोग होता है पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं, मैं, हम, तुम, यह, वह। अब जो बोलता है मैं, उत्तम में क्या आता है, मैं, हम। जो देखिए बोलता है वो उत्तम रहता है, और जिसके लिए बोलता है, जो बोलता है वो उत्तम और सुनने वाला मध्यम, और जिसके बारे में कह रहे हैं वह अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। जैसे अब उत्तम में क्या आएगा, मैं या हम, और मध्यम में कौन आएगा, तुम, तू, आप। अन्य में क्या आएगा, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में आएगा यह, वह, ये, वे। अब जैसे हम दिल्ली जा रहे हैं, हम जर्मनी जा रहे हैं, तो इसमें हम आए, हम उत्तम है, तुम मध्यम, मैं उत्तम, तू मध्यम, और बाकी ये, वे अन्य पुरुष।
स्वतंत्र भारत में पहला बजट 26 नवंबर 1947 को वित्त मंत्री आर के शनमुखम चेट्टी ने पेश किया था। पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने सबसे ज़्यादा बजट पेश करने का रिकॉर्ड किया। वित्त मंत्री के तौर पर 2 कार्यकाल में मोरारजी ने 10 बार बजट पेश किया था। इसके बाद पी चिदम्बरम, प्रणब मुखर्जी थे, यशवंत सिन्हा थे और ये सब थे, है ना। अगर बात कर लें कि भारत में पहला बजट 7 अप्रैल 1860 ईस्वी को स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री एवं राजनीतिक जेम्स विल्सन ने ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से पेश किया था। देखिए 45.03 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। यूपी को केंद्र से मिलेंगे 295 लाख करोड़ रुपए, 183 लाख करोड़ रुपए राज्य की हिस्सेदारी और 93 करोड़ केंद्र से सहायता मिलेगा। 35 जुलाई 1991 से लेकर अब तक के कुल बजटों की संख्या। 1863 बजट में राज्यों को मिली हिस्सेदारी। रैपिड रेल का ट्रायल शुरू। दिल्ली से गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर पर साहिबाबाद से दुहाई के बीच सबसे पहले रैपिड रेल चलाई गई। 33% की वृद्धि पूंजीगत निवेश परिव्यय में की गई।